तो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स यानी कि भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को देख लेते अच्छी तरीके से पढ़ लेते ना दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में भौतिकी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे प्रश्न को सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी के मतलब न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होते हैं ना दोस्तों, वो पूरा आपका एनसीईआरटी बुक से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ना दोस्तों पूरा एनसीईआरटी बुक का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को लेके आ चुके हैं जो आपका अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों आप क्या कीजिएगा दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है तो ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी क्लास वगैरह होना तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6206076569। सिंपली आपको क्या करना है कि इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा ना दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इजीली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास काफ़ी गर्दा होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए और चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो इंद्रधनुष होते हैं ना दोस्तों उसमें क्या गो कलर होते हैं, 7 गो कलर होते हैं। जैसे कि इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, बीप ग्योर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बीप ग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 कलर का रंग भी बता देते हैं, जैसे कि वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, फिर ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, फिर यहाँ पे ऑरेंज हो गया और यहाँ पे रेड हो गया। यानी कि ये 7 कलर होते हैं दोस्तों इंद्रधनुष में ना। जैसे कि श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो उसी प्रकार इंद्रधनुष में भी 7 गो कलर होते हैं। और दोस्तों यही 7 कलर में से जो सबसे अंदर की ओर जो कलर होता है ना दोस्तों, इंद्रधनुष कब निकलता है, बरसात के मौसम में निकलता है, स्पेक्ट्रम के रूप में निकलता है, ठीक है, चाप के रूप में निकलता है, आपको पता होना चाहिए। तो इंद्रधनुष में जो सबसे अंदर कलर होता है ना दोस्तों वो कौन सा कलर होता है, बैगनी कलर होता है। कौन सा कलर होता है दोस्तों, बैगनी कलर, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या है दोस्तों, वायलेट है। और यही कलर जो होते हैं ना दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे अंदर की ओर होते हैं। और दोस्तों जो इंद्रधनुष होते हैं उसमें जो सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है दोस्तों, तो रेड कलर दिखाई देता है, यानी कि लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया वास्तविक प्रतिबिंब को या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब को या फिर दोनों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होते जो मतलब रियल इमेज होते हैं इसे हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ना इसे हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना दोस्तों हमेशा उल्टा होते हैं और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ना दोस्तों हमेशा सीधा होते हैं। ये सभी बातों को आप अच्छी तरीके से माइंड में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको माइंड में नोट करने का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आपको पूरा प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, निचोड़ करके अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। जो चुंबक होते हैं जो मैग्नेट होते हैं ना उसमें क्या गो पोल होते हैं, तो 2 गो पोल यानी कि 2 गो ध्रुव होते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसको NS के द्वारा बताते हैं, NS होते हैं दोस्तों। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, 2 ही गो पोल होता है चुंबक में। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जब आप लोग रात के समय आसमान की और नज़र को दौड़ाते ऊपर देखते हैं आसमान में, तो तारे जो है ना दोस्तों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों आते हैं, किसके कारण नजर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो तारा होते हैं ना ये हमसे क्या है दोस्तों बहुत ही दूर है। ठीक है, तारा हमसे क्या है दोस्तों बहुत ही दूर है। और दोस्तों जब हम लोग रात के समय तारा को देखते हैं ना, तो इसके वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बल्कि बदलती हुई स्थिति को देखते हैं, आभासी स्थिति को देखते हैं, वर्चुअल को देखते हैं दोस्तों। इसका रियल स्थिति यानी कि रियल पोजीशन को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसमान और ये जो यहाँ पे पृथ्वी जहाँ से हम लोग देखते हैं, इनमें क्या है दोस्तों बहुत सारे लेयर होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों परत होते हैं। और दोस्तों ये परत जो होते हैं ना, इसका अलग 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 परत का क्या होते हैं दोस्तों अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। और ये अपवर्तनांक जो होते हैं ना दोस्तों प्रतिक्षण बदलते रहता है। और दोस्तों यही कारण से क्या होते हैं कि रात के समय में तारे दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए। किसके कारण से, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि आसमान का जो कलर होता है ना दोस्तों नीला होता है, किसके कारण। तो आपको पता ये होना चाहिए दोस्तों, वो नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों सबसे ज्यादा होती है। नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर नीला प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगी मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस, या फिर बेलनाकर लेंस, और ऑप्शन डी है समतल लेंस। तो फ्रेंड हमारे आंख मतलब नेत्र में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो उत्तल लेंस जो हमारे आंख में होते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार होते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस होते हैं हमारे आंख में, जो कि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ रहता है। और दोस्तों हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और हमारे नेत्र में जो मतलब प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, किस भाग पर बनता है, तो रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्लास काफी धमाकेदार हो रही है दोस्तों, इसलिए आप प्लीज दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया दिष्ट धारा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो वैसा करंट जिसका मान प्रति क्षण हमेशा बदलते रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जिसे हम लोग एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और दोस्तों जो डायनेमो होती है ना, उससे किस प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया फोकस, या फिर ध्रुव, या फिर आवर्धन, और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होते हैं ना दोस्तों, इसको आप लोग यहाँ पे शायद H1 के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों जो वस्तु की ऊंचाई होते हैं ना दोस्तों, इसको हम लोग H2 के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों जो आवर्धन होते हैं ना, इसे हम लोग एम के द्वारा दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आवर्धन होते हैं ना, इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होते हैं, यानी कि ये यूनिट लेस होते, मात्रक विहीन राशि होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में ये तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसको दूसरा तरीका से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v के द्वारा दिखाएंगे, और वस्तु दूरी के अनुपात को हम लोग u के द्वारा दिखाएंगे। तो प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। इस कंडीशन में जो m होते हैं ना दोस्तों, ये H1/H2 ये इक्वल होती है दोस्तों v/u के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो वायुमंडल होते हैं ना, जो एटमॉस्फेयर होते हैं, उसमें किस रंग का स्कैटरिंग प्रकीर्णन जो होते हैं ना दोस्तों सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देती है। इसी पर मतलब नीले रंग के प्रकीर्णन ज़्यादा होने के कारण हमें आसमान का कलर जो होता है ना दोस्तों, आकाश हमें कैसा दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अभी हम आपको बताएं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। तो बैटरी से हमेशा डिस्ट धारा यानी कि डीसी करंट प्रभावित होती है, डायरेक्ट करंट जिसे हम लोग कहेंगे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो ना दोस्तों हम लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका इस्पात का, या फिर पित्तल का, या फिर नरम लोहा का, और ऑप्शन डी है सोना का। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे विद्युत चुंबक है। ठीक है, और विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग जो है ना दोस्तों नरम लोहा का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इस तरह के प्रश्न दो टाइप के पूछे जाते हैं, या तो विद्युत चुंबक पूछे जाएंगे, या तो आपका क्या कौन सा चुंबक पूछे जाएंगे दोस्तों, अस्थायी चुंबक पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे प्लीज दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लास को जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आज के क्लास में कराएंगे ना, सभी फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये पूरा फिजिक्स का निचोड़ प्रश्न को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। पूरा बुक यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का निचोड़ प्रश्न को लेके आ चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि एलपीजी गैस एक मुख्य, मतलब एलपीजी गैस का यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य अवयव क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुख्य अवयव कहने का अर्थ है दोस्तों एलपीजी गैस है ना, इसका मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका जो एलपीजी गैस का जो मुख्य अवयव होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, ब्यूटेन होते हैं। और दोस्तों ये एलपीजी गैस का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो रसोई घर में खाना बनाने ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि एलपीजी गैस में गंध का पता लगाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एलपीजी का जो फुल फॉर्म होते हैं क्या होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं, जिसे हम लोग द्रवित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। और सभी विद्यार्थी जितने भी यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं ना, सभी विद्यार्थी आप कोशिश कीजिएगा क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करने का। और यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके भी बता सकते हैं। और लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए ना, ये सभी क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना प्रश्न याद था। ठीक है, ये सभी प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको बताते हुए जाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एमीटर जो है ना दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे और एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो एमीटर होते हैं ना, इसको विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और दोस्तों जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच जो होते हैं ना किस तार में लगाया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो स्विच होते हैं ना दोस्तों, ये किस तार में लगाए जाते हैं, तो ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। और दोस्तों ये गर्म तार का जो रंग होता है क्या होता है दोस्तों, लाल रंग का होता है। ठीक है, गर्म तार, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लाल, या फिर नीला, या फिर आपका पीला, या फिर काला। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश जो दिखाई देते हैं ना दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर गलत कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे चंद्रमा पर जो होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे क्या है कि वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं होगा दोस्तों, वहाँ पे कोई धूलकण नहीं होगा। जब धूलकण वगैरह नहीं होगा तो कोई भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे जो है ना दोस्तों निर्वात है, शून्य वैक्यूम है, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो आकाश जो दिखेगा ना दोस्तों कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही आकाश को आप यहाँ पे पृथ्वी से देखते हैं, धरती से देखते हैं, तो आपको आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, नीला दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे एमीटर, या फिर मीटर, या फिर जनित्र, जिसे हम लोग जनरेटर भी कहते हैं, और यहाँ पे वोल्ट मीटर। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो जिस भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहते हैं। ठीक है, तो पवनों का देश जो है ना दोस्तों किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है, यानी कि सीएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बताएं जो एलपीजी होते हैं ना, इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस होते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो सीएनजी होते हैं ना दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, जो कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये एलपीजी मतलब जो सीएनजी गैस होते हैं ना, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ओम या फिर ओम मीटर या फिर वोल्ट या फिर आपका एम्पियर। तो प्रतिरोध जो होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, उसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो बहुत किसी को पता होगा दोस्तों, ओम होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा का जो ऐसे मात्रक होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और दोस्तों विद्युत विभव या फिर विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होते हैं। और दोस्तों प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं। लेकिन जो प्रतिरोध होते हैं केवल इसका ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम ही होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया धारा का या फिर ऊर्जा का या फिर शक्ति का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो प्रकाश होते हैं ना दोस्तों, ये प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, ऊर्जा होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रकाश जो होते हैं ना दोस्तों, ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं ना दोस्तों, उसमें कौन से यहाँ पे क्या उपस्थित होती है दोस्तों, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर क्या। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जो परमाणु का जो नाभिक होते हैं ना दोस्तों, इसमें प्रोटॉन और इसमें न्यूट्रॉन यानी कि ये दोनों मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों, सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं। ये चारों तरफ क्या करती है दोस्तों, चक्कर काटते रहती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं प्रकाश का परावर्तन में जो आपतन कोण होते हैं ना दोस्तों, इसे हम लोग क्या करते हैं कि कोण आई के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं ना परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, जिसे हम लोग कोण आर के द्वारा दिखाएंगे। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते। इनके अलावा हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं, और दोस्तों ये कांच का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना दोस्तों प्रश्न ये कराएगी, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से बताइए दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन जो ना दोस्तों मिस्टेक कर देते हैं। तो जो कार्य होते हैं ना दोस्तों, जिसे हम लोग वर्क कहते हैं, और ये कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो फ्रेंड हम आपको पहले बताएं, जो श्वेत प्रकाश होते हैं ना दोस्तों, इसमें भी 7 कलर होते हैं। और दोस्तों ये श्वेत प्रकाश जो होती है, ये 7 रंगों का सम्मिश्रण होते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये 7 रंग में जो आपका लाल रंग होते हैं ना दोस्तों, ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों जो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड जो मोटर गाड़ी होते हैं ना, उसका जो
साइड मिरर होता है दोस्तों दोनों तरफ, ठीक है, जिसे हम लोग पक्ष दर्पण के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना दोस्तों, कौन सा दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का इसलिए होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है, ठीक है, और छोटा बनता है। इन्हीं दो कारणों से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। और सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, ये जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि एक छोटा सा मिरर जो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी एरिया को क्या करता है दोस्तों, कवर कर लेता है, ठीक है। बड़े बड़े वाहन को आप देख सकते हैं, छोटा सा मिरर आप सोच सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा प्रश्न देख रहा है कि ज्योतिबा तीव्रता, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता का जो ऐसे मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको बताना। तो कैंडेला होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज दोस्तों यहाँ पे आपको क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे धमाकेदार क्लास चलती है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है एक एक क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से समझाया जाता है, ताकि आपको जो ना दोस्तों जिंदगी भर याद रहे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, यानी कि कौन से माध्यम में प्रकाश का स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों कितना होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, या फिर इसे आप कह सकते हैं दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना प्रश्न एक रहा है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे हम लोग एपर्चर भी कहते हैं। और इसे हम लोग कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है। तो ये प्रश्न हम आपको पहले ही बताए। तो फ्रेंड, ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, जिसे हम लोग एसी करंट कहते हैं, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, जो उत्तल दर्पण होते हैं ना, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो अवतल दर्पण होते हैं ना, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना प्रश्न एक रहा है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण से, ठीक है। तो पानी से भरी हुई बाल्टी में जो रखा हुआ छड़ होता है ना दोस्तों, वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों, किसके कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जब भी कोई प्रकाश किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो अपने जो है ना दोस्तों माध्यम में क्या करती है दोस्तों, दूसरे माध्यम में जैसे जाती है ना, तो अपने यहाँ पे क्या करती है दोस्तों, मतलब दिशा में परिवर्तन कर देती है, ठीक है, यानी कि थोड़ा मुड़ जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी सर्किट का अगर सुरक्षा पाना चाहते हैं, अगर वो शॉर्ट सर्किट ना हो, वो जले ना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं, कौन सा युक्ति का उपयोग करते हैं, तो विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो विद्युत फ्यूज होते हैं ना दोस्तों, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, और रेटिना कहते हैं, या फिर इसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते कि कौन जो है दोस्तों नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका अगर जवाब पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 35वां प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। स्पष्ट देखने की जो दूर बिंदु होती है, फार पॉइंट होती है ना, अनंत होती है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है ना दोस्तों, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पेट्रो, हर्बो, नाइट्रो या फिर हाइड्रो।
तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो जल होता है ना दोस्तों, किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का जल, मतलब हाइड्रो का अर्थ जल होता है, ठीक है। किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये जल का जो रासायनिक सूत्र होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, H2O होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब होता है दोस्तों डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों सभी को बता देते हैं, जो भी व्यक्ति अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तु को साफ साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। इस कंडीशन में उस व्यक्ति को उसका उपचार के लिए वो व्यक्ति किस लेंस का सलाह लेता है दोस्तों, तो अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करता है वो व्यक्ति, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन से, या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, या फिर प्रकाश प्रकीर्णन से, या फिर प्रकाश के परावर्तन से। तो फ्रेंड देखिएगा दोस्तों ये जो मृग मरीचिका होते हैं ना दोस्तों, मृग मरीचिका क्या होते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं और रास्ते में सफ़र करते हैं यहाँ पे बाइक से या फिर साइकिल से, तो अगर मतलब गर्मी वाले दिन में तो आपको जो है ना दोस्तों दूर का चीज़ जो है ना दोस्तों, अगर आप नज़र को दूर से दौड़ाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि दोस्तों वहाँ पे जो है ना बारिश हो रहा है, ठीक है, पानी टाइप का दिखता है, ठीक है। अगर वहाँ पे फिर जाके बगल में जाके देखते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है। तो ये एक किसके कारण से होता है दोस्तों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये अक्सर कहाँ पे होती है दोस्तों, रेगिस्तान में होती है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी वाला इलाका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है प्रश्न है दोस्तों। स्नेल का नियम जो होते हैं ना दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, साइन आई अपॉन साइन आर कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ना दोस्तों, ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। इसे हम लोग म्यू या फिर एन के द्वारा दिखाते हैं। इसी को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रकाश की जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना दोस्तों, यही स्नेल का नियम होती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आकाश का जो रंग होते हैं, जो कलर होते हैं ना, किसके कारण से नीला दिखाई देते हैं, तो देखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण से, या फिर आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण से, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्योंकि ये नीले रंग का प्रकीर्णन जो है ना दोस्तों सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। ये जो है ना दोस्तों नीले रंग को क्या करते हैं दोस्तों, अधिक प्रकीर्णित करती है, ठीक है। यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना फाइनली क्लास 10 के फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान की मोस्ट इंपोर्टेंट 40 काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित था दोस्तों, और ये सभी प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी पूरा बुक से निचोड़ करके आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा दोस्तों, और ये भी बताइएगा कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों अगले क्लास में। और इससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको क्या करना है, सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे कि आपको फ्री में PDF नोट्स मिलेगा, और इनके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा। और दोस्तों बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारा न्यूज आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों अगले क्लास में। दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।